आवाज आ रही है बेटा? हेलो। हाँ भैया। ठीक 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 है। अब देखो बेटा, लास्ट क्लास में जो है थोड़ा सा छूट गया था हमारा। तो मैंने वो तो बता दिया था, टॉर्क ने करंट कैरिंग लूप कितना लगता है वो तो हमने कर लिया था। ठीक है। और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में बता रहा था, लेकिन वो क्लास थोड़ी सी 40-45 मिनट की हुई थी, तो मैं उसको ही कंटिन्यू करूंगा। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर तो आज करा ही लेंगे, आप ही अगला टॉपिक हो जाएगा। तो जो टॉर्क ने करंट कैरिंग लूप का सिर्फ हमने फॉर्मूला समझा था उसको। ठीक है, डायरेक्शन समझी थी, फॉर्मूला, अभी मैं उसकी डेरिवेशन करा दे रहा हूँ। टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप व्हेन केप्ट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस मैग्नेटिक टॉर्क ऑन इट। तो जो करंट कैरिंग लूप होता है, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया होता है तो उस पर क्या लगता है? मैग्नेटिक टॉर्क लगता है उससे, तो या कह दो टॉर्क लगता है। तो टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप व्हेन केप्ट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब कोई करंट कैरिंग लूप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया होगा तो उस पर क्या एक्सपीरियंस होगा? टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। लूप मैं कैसा भी ले सकता हूँ। लूप मैंने बताया था तीन तरीके के ले सकते हैं। हम स्क्वायर लूप ले सकते थे, हम रेक्टेंगुलर लूप ले सकते हैं, और हम सर्कुलर लूप ले सकते हैं। तो तीन तरीके के आप लूप ले सकते थे। चाहे आप स्क्वायर लूप ले लो, चाहे आप रेक्टेंगुलर लूप ले लो, चाहे आप सर्कुलर लूप ले लो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा कन्वीनियंस के लिए जो है हम रेक्टेंगुलर लूप लेके चल रहे हैं। अब रेक्टेंगुलर लूप लेके चल रहे हैं। अब देखो, रेक्टेंगुलर लूप है तो ऐसे समझो, मान लो एक हमारे पास ऐसे रेक्टेंगुलर लूप है। ये खैर ये तो रजिस्टर है, रेक्टेंगुलर है, प्लेन भी है, एक लूप ही मानो। करंट कैरिंग लूप है, रेक्टेंगुलर लूप है, मैं प्लेन के लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसे ऐसे रखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये ऐसे रखा है, मान लो इस तरफ ऐसे रखा हुआ, तो देखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस तरफ, क्योंकि बोर्ड तो 2 डायमेंशनल है। तो मैं थोड़ा सा इसको तिरछा कर दे रहा हूँ ताकि ये 3D फिगर लगे। पर लूप रेक्टेंगुलर ही है, लूप रेक्टेंगुलर है। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर लूप ले रहा सर हूँ। ये, हाँ बेटा। सर ये टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप तो करा दिया सर, एमसीसी रह गया था। नहीं नहीं बेटा, डेरिवेशन नहीं कराई थी मैंने, वही तो बताया, फॉर्मूला कराया था, उस पर न्यूमेरिकल कराया था, समझाया था। जी टॉर्क सर। कितना लगता है उस फॉर्मूले को ड्राइव नहीं किया, ओके सर। डेरिवेशन करा रहा हूँ। ओके। हाँ, तो देखते हैं बेटा इस पे। तो देखो क्या हो जाएगा। ये हमने रेक्टेंगुलर लूप ले लिया, ये हमारा एक रेक्टेंगुलर लूप आ गया। ठीक है, थोड़ा रेक्टेंगुलर की तरह ही ले लेते हैं इसको। ये रेक्टेंगुलर लूप हो गया हमारा। ठीक है, इसका नाम हम रख लेते हैं। तो ये मत समझना कि ये कोई और है, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, लूप रेक्टेंगुलर ही है, पर ये ऐसे नहीं रखा हुआ, ये ऐसे रखा हुआ है। अब क्योंकि 3D फिगर है तो बोर्ड पे दिखाना मुश्किल है, तो 3D फिगर दिखाने के लिए थोड़ा सा मैंने इसे तिरछा कर दिया। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर लूप है, इसका अपना जो भी नाम रखना है वो नाम रख देते हैं। तो हम इसका नाम रख देते हैं PQRS। PQRS आपका रेक्टेंगुलर लूप हो गया। अब इस रेक्टेंगुलर लूप में जो करंट है वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो मान लो करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसमें करंट इधर जा रहा है, इसमें करंट फिर इधर जा रहा है, फिर इसमें करंट इधर जा रहा है, और इसमें करंट ऊपर जा रहा है। यानी करंट P से Q गया, फिर Q से R गया, R से फिर S, और S से वापस कहाँ गया? P पे गया। अब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखाने के लिए खूब सारी पैरेलल लाइंस दिखानी होती है, खूब सारी पैरेलल लाइंस दिखानी होती है जो इक्वी डिस्टेंस पे हो, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए उनके बीच में, इक्वी डिस्टेंस पे हो। तो ये आपका क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब अगर मैं समझाने के लिए समझाऊं तो लूप पे कैसे आएगा, तो लूप पे देखो क्या है, ये तो बहुत सारी लाइंस होंगी ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो क्या होंगी? बहुत सारी होंगी, सारी एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो अगर लूप पे ही दिखाना पड़े, ये मैग्नेटिक फील्ड को लूप पे दिखाना पड़े, तो देखो इसमें इस डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया कितना? बी। इसमें इधर हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड बी। इसके लिए इधर हो गया, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये भी बी। ये सब पैरेलल ही है, 3D में समझो, ये सारा पैरेलल है।
और इसमें इधर हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया आपका। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है। यानी अगर देखो ऐसे, अगर ये आपका रेक्टेंगुलर लूप होता तो इसको मैं ऐसे रख के थोड़ा समझाऊं, तो इस पे इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इस पे क्या हो गया बेटा, इस पे इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इस पे इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इस पे इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। या आप ऐसे सामने से समझो तो सब पे मैग्नेटिक फील्ड समझ आ जाएगा। मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आ रही होती तो इस पे बाहर की तरफ ऐसे, यहाँ पे, इस पे यहाँ पे बाहर की तरफ, इस पे यहाँ बाहर की तरफ, इस पे यहाँ बाहर की तरफ। तो अगर ऐसे रखा है तो इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो थोड़ा सा मैंने तिरछा कर दिया समझने के लिए, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, इस पे यहाँ, इस पे यहाँ, और इस पे यहाँ, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो हमें एक काम करना है, और इसलिए करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग लूप है। तो देखते हैं करंट कैरिंग लूप है तो उसके लिए समझते हैं करंट कैरिंग लूप है। करंट कितना जा रहा है इसमें से, आई करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है बेटा, आई करंट फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। पी से करंट क्यू, क्यू से आर, आर से एस, एस से पी। कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। तो ये करंट आई हो गया। अब देखो एक चीज तो हमें समझ आ गई कि हमारे पास पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगुलर कॉइल थी जिसकी सिंगल टर्न थी, एक सिंगल नंबर ऑफ टर्न थी, और इसमें करंट जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। आई करंट फ्लो कर रहा है इसमें क्लॉकवाइज, पी टू क्यू, क्यू टू आर, आर टू एस, एस टू पी। और मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब एक समान है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एक समान रूप से जो है मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब अगर हम देखें बेटा, तो अब देखो टॉर्क तो बाद में निकालेंगे, मैं इसको ना इमेजिन कर रहा हूँ, समझाने के लिए इमेजिन करके बता रहा हूँ। मान लो मैंने कॉर्नर्स कट कर दिए, मान लिया ये लो कॉर्नर्स मैं कट कर रहा हूँ, इमेजिन करो ऐसा, कॉर्नर्स हमने कट कर दिए, तो कॉर्नर्स कट कर दिए, तो भाई कितनी वायर हो गई। अभी ये एक स्क्वायर जो लूप होगा वो कितनी वायर से बना होगा, 4 वायर से बना। तो अब देखो पी क्यू एक करंट कैरिंग वायर आ गई, क्यू आर भी एक करंट कैरिंग वायर आ गई, एस आर भी एक करंट कैरिंग वायर है, और पी एस भी एक करंट कैरिंग वायर। पी क्यू करंट कैरिंग वायर, क्यू आर करंट कैरिंग वायर, एस आर करंट कैरिंग वायर, पी एस करंट कैरिंग वायर, यही है। अब एक और चीज, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और पी क्यू आर एस जो प्लेन है, ध्यान देना बेटा, लू कॉइल का जो प्लेन है, किसका प्लेन की बात कर रहे हैं, कॉइल के प्लेन की बात कर रहे हैं। पी क्यू आर एस जो कॉइल है उसके प्लेन की बात कर रहे हैं। तो उसके प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल मान लो कितना है, उसके प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल जो है वो मान लो कितना मान लिया हमने, फाई मान लिया। अरे कितना मान लिया, फाई मान लिया। तो फाई एंगल आ गया किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में फाई एंगल आ गया। तो अब देखते हैं बेटा, आप खुद ही देखो, मैंने आपको बता रखा है कोई भी करंट कैरिंग वायर होगी तो उस पे मैग्नेटिक, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में होगी तो क्या लगेगा उस पे, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो फोर्स ऑन पीक्यू, पीक्यू पे कितना फोर्स लगेगा, पीक्यू पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन पीक्यू इज F1। मान लिया कितना फोर्स लग रहा है पीक्यू पे, F1 फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है, F1 फोर्स लग रहा है। तो फोर्स ऑन पीक्यू इज F1। पीक्यू आपका क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर यानी करंट कैरिंग वायर है, फाइनाइट लेंथ की करंट कैरिंग वायर है, और इस पे क्या लग रहा है बेटा, फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है, F1। तो आपको पता है फोर्स कितना लगता है, करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में होगी तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, फोर्स लगता है आई एल बी साइन थीटा, यही होता था, एक्चुअली होता था आई एल क्रॉस बी। अरे आई एल क्रॉस बी, तो आई एल क्रॉस बी होता था, ये फोर्स होता था। तो देखते हैं बेटा, आई एल क्रॉस बी है तो इसकी लेंथ कितनी है, मान लो इसकी जो लेंथ है, ये जो छोटी लेंथ होती है उसे क्या बोलेंगे, ब्रेड्थ बोलेंगे। तो छोटी लेंथ को ब्रेड्थ बोल दो, तो उसको बी से डिनोट कर रहा हूँ, स्मॉल बी से डिनोट कर रहा हूँ। तो पी क्यू जो है उसकी जो ब्रेड्थ हो गई, यानी पी क्यू आर एस जो रेक्टेंगुलर लूप है उसकी ब्रेड्थ कितनी आ गई, बी। और इसकी जो लेंथ होगी, पी एस जो लेंथ होगी, लेंथ कितनी आएगी, इसकी लेंथ आएगी एल।
तो पी क्यू आर एस जो रेक्टेंगुलर लूप है, इसकी जो ब्रेड्थ आएगी, विड्थ आएगी, वो कितनी आ गई, वो बी आ गई। बी ब्रेड्थ है, स्मॉल बी, क्योंकि कैपिटल बी तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो स्मॉल बी ब्रेड्थ आ गई, और एल क्या हो गई बेटा, इसकी लेंथ हो गई। तो हमें पता है फोर्स कितना होता था, फोर्स होता था आई एल क्रॉस बी। तो करंट किधर जा रहा है, करंट जा रहा है पी टू क्यू, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो आई क्रॉस बी, फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। आप समझो ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, और करंट इधर जा रहा है, पी से क्यू करंट इधर जा रहा है, करंट पी से क्यू ऐसे जा रहा है, थोड़ी मैंने ये तिरछा रखा हुआ है, पी से क्यू करंट इधर जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो क्या हो गया बेटा, आई क्रॉस बी या आई एल क्रॉस बी, आई से राइट हैंड लेंगे, राइट हैंड लिया मैंने, और करंट की डायरेक्शन में हथेलियों को रख के घुमा दिया, किधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। तो देखो आई क्रॉस बी, तो मैग्नेटिक फोर्स नीचे, तो मैग्नेटिक फोर्स इस पे नीचे लगेगा। कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो देखते हैं। इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा F1। अरे कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, F1। देखते हैं F1 की वैल्यू निकालते हैं। ये तो वेक्टर फॉर्म है, तो फोर्स ऑन PQ इज F1। तो PQ पे जो फोर्स लग रहा है वो F1 लग रहा है, और वो किधर लग रहा है बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म को स्केलर में लिखने के लिए P और F इक्वल टू क्या था, F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी था, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एल बी साइन थीटा। थीटा बोलो, अल्फा बोलो, फाई बोलो, वो तो एंगल है। एंगल को आप जिस भी नाम से डिनोट करो, भाई एंगल की हमारी मर्जी है। कोई बुक वाला कहे हमें थीटा से नहीं डिनोट करना, फाई से डिनोट करना, फाई से कर लो। भाई हमें अल्फा से डिनोट करना, अल्फा से कर लो। तो ठीक है, मैंने अभी थीटा जानबूझ के नहीं लिया, थीटा होता है ज्यादातर तो हम एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं, लेकिन अभी मैंने इसको फाई से डिनोट कर दिया, तो फाई ले लो, साइन फाई। फाई किसके बीच का एंगल है, फाई करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। आप थीटा भी ले सकते थे, इस एंगल को करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा ले सकते थे, लेकिन मैं अभी फाई लो, क्योंकि ये प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, तो इसको अभी मैं फाई ले रहा हूं। तो वैल्यू देखो कितनी आएगी, उस हिसाब से देखते हैं कितना हो जाएगा, वो देख लेते हैं बेटा। करंट तो पी क्यू में आई है, लेंथ कितनी है पी क्यू की, पी क्यू की लेंथ बी थोड़ी नहीं है, पी क्यू की लेंथ तो पी क्यू की लेंथ एल थोड़ी नहीं है, पी क्यू की तो लेंथ कितनी है, बी है। अगर मैं इसको लेंथ L1 लेता, कितनी लेता लेंथ, L1 लेता, तो कितना होता फोर्स, आई लेंथ कितनी डलती, L1 बी साइन फाई। तो L1 ना लेके हमने क्या ले रखा है, बी ले रखा है, तो कितना हो जाएगा, आई L1 की जगह क्या आ जाएगा, स्मॉल बी कैपिटल बी साइन फाई। तो आई तो करंट हो गया जो PQ में फ्लो कर रहा है, बी उसकी क्या हो गई, ब्रेड्थ हो गई, कैपिटल बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आ गया, और फाई क्या है, साइन फाई क्या है, फाई क्या है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल, या करंट वेक्टर, करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो ये आ गया। अब दूसरा, ये कौन सा फोर्स है, ये F1 फोर्स है, और डायरेक्शन किधर आ रही है बेटा, इसकी नीचे की तरफ डायरेक्शन आ रही है, ठीक है। तो मैं नीचे वाले एलिमेंट की भी बात करता हूँ, ठीक इसके अपोजिट साइड का क्या है, PQ के सामने क्या है, SR। तो SR पे देखते हैं, तो फोर्स ऑन SR, फोर्स ऑन SR इज F2। SR पे जो फोर्स है वो कितना फोर्स मान लेते हैं, SR पे जो फोर्स है वो फोर्स कितना मान लेते हैं, तो वो फोर्स हम देख लेते हैं। तो SR पे जो फोर्स है वो हम निकालते हैं। तो एक चीज समझना, ये जो फाई था, ये PQRS का जो प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, और यही एंगल करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का भी होगा, यानी करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का भी होगा। तो F2 फोर्स किधर होगा वो देख लेते हैं बेटा। ये एंगल अब कितना होगा, देखो प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना है, प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना है, ये एंगल तो फाई है, कितना है ये एंगल, फाई। पर हमें प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल नहीं चाहिए होता, हमें करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल चाहिए होता है, ये वाला एंगल चाहिए भाई, ये वाला एंगल चाहिए। तो ये एंगल आएगा 180 माइनस फाई, कितना आएगा, 180 माइनस फाई। तो ये 180 माइनस फाई एंगल आएगा। तो ये जो एंगल आया बेटा, ये एंगल आया आपका 180 माइनस
फाई एंगल निकल के आया। देखते हैं कितना आएगा, इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा। तो फिर वही कहानी है, राइट हैंड लेंगे, करंट की डायरेक्शन में हथेलियां रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फोल्ड कर देंगे, तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। कितना फोर्स लगेगा, F2। तो आई एल क्रॉस बी, यानी आई क्रॉस बी कर लो अभी जल्दी से, वैसे तो होता है आई एल क्रॉस बी। तो आई हथेलियां जो रखेंगे करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्रॉस करेंगे, तो फोर्स किधर लगेगा, फोर्स ऊपर लगेगा। तो हम देखते हैं फोर्स किधर लगेगा, फोर्स ऊपर लगेगा। कितना फोर्स लगेगा भाई, F2 फोर्स लगेगा। कितना फोर्स, F2 फोर्स देखते हैं कितना आएगा। तो F2 फोर्स देखते हैं बेटा कितना फोर्स आएगा। तो F2 जो फोर्स होगा वो कितना होगा, वो होगा आई एल बी साइन फाई होता था। फिर वही कहानी, करंट तो इसमें कितना जा रहा है, करंट तो आई फ्लो कर रहा है, करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। लेकिन लेंथ कितनी होगी एसआर की, एसआर की लेंथ वही होगी जो ब्रेड्थ होगी, यानी स्मॉल बी। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बी ही रहेगा। लेकिन एंगल फाई नहीं आएगा। एंगल किसके बीच का आता है, ध्यान देने वाली बात है, एंगल करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का आता है, यानी करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का आता है। तो एंगल फाई नहीं आएगा, कितना आएगा एंगल, एंगल आएगा 180 माइनस फाइव, साइन 180 माइनस फाइव, ये वाला एंगल आ जाएगा। तो आपको एक चीज पता है बेटा, साइन 180 माइनस फाइव कितना होगा, साइन फाइव ही होगा। तो ये साइन फाइव है। तो आप खुद ही देखो, F1 और F2 मैग्नीट्यूड में तो क्या है, इक्वल है। F1 कितना आया, आई स्मॉल बी कैपिटल बी साइन फाइव, और F2 क्या है, आई स्मॉल बी कैपिटल बी साइन फाइव। F1 F2 मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है। F1 नीचे लग रहा है एक्सिस के, और F2 एक्सिस के ऊपर लग रहा है। अगर इसको मैं एक्सिस मानूं, इस कॉइल का बीच में हम क्या ले लें, एक्सल ले लें, एक्सिस ले लें, तो फोर्स जो F1 है वो एक्सिस की तरफ लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और F2 फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है, और लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है। क्या सेम है, लाइन ऑफ एक्शन। जैसे एक फोर्स नीचे लगा F1 और दूसरा फोर्स ऊपर लगा F2, तो ये अगर दो फोर्स इक्वल हो मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में अपोजिट हो, और लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये रहा, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये रहा, लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते हैं। लेकिन अगर दो फोर्स इक्वल हो मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में अपोजिट हो, और लाइन ऑफ एक्शन भी क्या हो, लाइन ऑफ एक्शन भी सेम हो, लाइन ऑफ एक्शन भी क्या हो, सेम हो, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो F1 F2 मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है, और लाइन ऑफ एक्शन भी क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों एक्सिस पे ही लग रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो F1 F2 को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो PQ पे जो फोर्स लगा था F1 नीचे की तरफ, SR पे जो फोर्स लगा F2 ऊपर की तरफ, उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, डायरेक्शन अपोजिट थी, और लाइन ऑफ एक्शन भी सेम था, दोनों एक्सिस से लग रहे थे। अब रह जाते हैं दो, अब रह जाते हैं दो। अब देखते हैं बेटा, अब ये रह गए, कौन से रह गए, इनका तो काम खत्म हो गया। तो अब देखते हैं ये दो रह गए, ये PS और QR रह गए। कौन से रह गए, PS। हाँ बेटा। सर आपने ये जो F2 लिया था, हाँ हाँ, तो इसमें एंगल आपने 180 माइनस थीटा क्यों नहीं डाला? वही तो डाला, वही डाला, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस फाई ही होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो साइन 180 माइनस फाई साइन फाई ही होता है। तो मैंने डाला वही एंगल था, क्योंकि करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल डलेगा, करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, और वो एंगल था 180 माइनस फाई, और साइन 180 माइनस फाई साइन फाई होता है, तो मैंने उससे बाद में साइन 180 माइनस फाई को साइन फाई लिखी। ओके सर। अब देखो इधर देखते हैं बेटा, अब हम दो एलिमेंट ये ले लेते हैं, कौन कौन से एलिमेंट लेते हैं, एक PS लेते हैं और दूसरा क्या लेते हैं, QR लेते हैं। तो एक है, एक करंट एलिमेंट हो गया हमारा PS, और एक करंट एलिमेंट हो गया हमारा QR, ठीक है। तो इन पे देखते हैं किधर लगेगा। तो देखो इसमें करंट किधर जा रहा है भाई, PS में, तो फोर्स ऑन PS, फोर्स ऑन PS,
पीएस पे कितना फोर्स लगेगा, तो पीएस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, फोर्स ऑन पीएस इज F3। ये फोर्स मैं कितना मान लू, F3 मान रहा हूं, कितना मान रहा हूं, F3। तो फोर्स ऑन पीएस हमने कितना मान लिया, F3 मान लिया। तो देखो इसमें करंट किधर जा रहा है, पीएस में ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, तो ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, अरे मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, देखते हैं बेटा कितना हो जाएगा। अब कितना फोर्स लगेगा, अब जो फोर्स लगेगा F3 लगेगा। तो फोर्स हमने देखा था, फोर्स कितना होता था, फोर्स होता था ILB साइन थीटा, यही होता था। वहां तो एंगल था करंट एलिमेंट, ऊपर में क्या था, करंट एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल फाई था, नीचे क्या था, करंट एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 180 माइनस फाई था। लेकिन यहाँ क्या होगा, करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होगा, 90 भाई, कितना होगा 90। करंट एलिमेंट में, करंट एलिमेंट का डायरेक्शन किधर है, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, दोनों के बीच में एंगल 90 हो, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल जो होगा थीटा, वो कितना होगा, वो 90 होगा। तो कितना हो गया बेटा 90 साइन 90, ये है। करंट कितना है, आई है, लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ एल है, लेंथ कितनी है, लेंथ एल। तो पीएस की, पीएस में करंट कितना है, आई, तो आई, पीएस की लेंथ कितनी है, एल, तो एल, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी, और साइन थीटा, साइन थीटा, और साइन थीटा देखा हमने कितना है, करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो थीटा कितना हो गया 90। और साइन 90 कितना होता है बेटा, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। ये फोर्स मिल जाएगा, कौन सा फोर्स, पीएस पे फोर्स मिलेगा, कितना फोर्स मिलेगा, F3। इसकी डायरेक्शन देखते हैं किधर होगा। तो देखो इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए फिर वही राइट हैंड लेंगे, हथेलियों को किधर रखेंगे, करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, और यानी पाम को हमने करंट की डायरेक्शन में रखा और क्रॉस कर दिया मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो किधर आ जाएगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड किधर आ जाएगा, इनवर्ड नॉर्मल आ जाएगा, अरे किधर आ जाएगा, इनवर्ड नॉर्मल। तो इनवर्ड नॉर्मल अब बोर्ड के अंदर है, यानी ऐसे आ जाएगा, करंट राइट हैंड लिया, ये हथेलियां हैं, हथेलियों को करंट की डायरेक्शन में रखा ऊपर और क्रॉस कर दिया मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो देखो आई क्रॉस बी, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर आ गया, अंदर की तरफ आ गया, इनवर्ड नॉर्मल। क्या, इनवर्ड नॉर्मल, कैसे दिखाए इनवर्ड नॉर्मल, तो मैं थोड़ा ऐसे दिखा दे रहा हूँ, 3D फिगर है तो ऐसे दिखा दिया। तो ये F3 हो गया, क्या हो गया बेटा, ये F3 आ गया, F3 फोर्स आ गया। अब आ जाते हैं इधर इस वाले पे, QR वाले पे देख लेते हैं, फोर्स ऑन QR, QR पे कितना फोर्स लगे वो देख लेते हैं। तो फोर्स ऑन QR इज, QR पे कितना फोर्स लगेगा वो देख लेते हैं। तो QR पे जो फोर्स लगेगा वो F4 लगेगा, कितना लगेगा, F4 फोर्स लगेगा, ये देखते हैं। इसमें देखते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही है, तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, करंट नीचे जा रहा है, करंट नीचे जा रहा है, तो इसमें देखो क्या होगा, इसमें जो फोर्स होगा वो कितना होगा, फोर्स होता था कितना, ILB साइन थीटा होता था। तो इसमें देखो कौन सा फोर्स है, इस वाले पे QR पे कितना फोर्स लगेगा, F4 फोर्स लगेगा। QR वाले पे कितना फोर्स लगेगा, QR एक करंट कैरिंग वायर है, कितना फोर्स लगेगा, F4 फोर्स लगेगा। तो ये F4 फोर्स हो गया। कितना करंट इसमें जा रहा है, I करंट जा रहा है, कितनी QR की लेंथ है, L QR की लेंथ है, किस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, B मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। थीटा एंगल कितना आ जाएगा बेटा, करंट नीचे जा रहा है, तो करंट नीचे की तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है। तो करंट तो नीचे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, तो कितना एंगल आ गया, फिर से एंगल कितना हो गया 90। तो फिर से एंगल 90 हो गया, तो फिर से ये एंगल 90 हो गया, तो थीटा कितना आ जाएगा बेटा 90। और साइन 90 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो साइन 90 1 होता है, तो साइन 90 कितना होता है 1 होता है, ये आ गया। तो हमने एक चीज देखा, तो अब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन निकालते हैं। डायरेक्शन क्या है बेटा, करंट नीचे है, तो हथेलियों को नीचे रखोगे, क्रॉस कर दोगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो फोर्स क्या आ जाएगा, आउटवर्ड नॉर्मल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आउटवर्ड नॉर्मल। राइट हैंड लोगे, हथेलियों को करंट की तरफ रखोगे, करंट की डायरेक्शन में करंट किधर जा रहा है बेटा, नीचे की तरफ जा रहा है करंट, करंट किधर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ। तो I क्रॉस B, I क्रॉस B
तो I क्रॉस B, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, मैग्नेटिक फोर्स किधर आएगा बेटा, बाहर की तरफ आएगा, आउटवर्ड नॉर्मल, क्योंकि करंट है नीचे और I क्रॉस B करेंगे तो फोर्स बाहर आएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स जो F4 होगा वो आउटवर्ड नॉर्मल हो, क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल हो। अब कैसे दिखाएं आउटवर्ड नॉर्मल, तो मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, 3D फिगर है तो मैंने ऐसे दिखा दिया F4। अब एक चीज समझते हैं, तो काम समझ आ गया हमें, यानी हमने देखा PQ पे जो फोर्स लगा वो F1 लगा नीचे, SR पे जो फोर्स लगा वो F2 लगा ऊपर, PS पे जो फोर्स लगा वो F3 लगा अंदर की तरफ, और QR पे जो फोर्स लगा वो F4 लगा बाहर की तरफ। चार फोर्स लग रहे हैं। F1 F2 मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है, और लाइन ऑफ एक्शन में क्या है, सेम है, एक्सिस पे ही लग रहे हैं दोनों, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो नेट फोर्स इन दोनों का 0 हो जाएगा। लेकिन F3 और F3 अंदर की तरफ लग रहा है बोर्ड के, और F4 किधर लग रहा है, बोर्ड के बाहर की तरफ लग रहा है। दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है, पर लेकिन कैंसिल आउट नहीं करेंगे, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। क्या अलग अलग है, लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। F3 का मैग्नीट्यूड और F4 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, जितना F3 का मैग्नीट्यूड है उतना ही F4 का मैग्नीट्यूड है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं। F3 किधर लग रहा है, बोर्ड के अंदर की तरफ लग रहा है, इनवर्ड नॉर्मल, और F4 क्या लग रहा है, बोर्ड के बाहर लग रहा है, आउटवर्ड नॉर्मल। पर क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, पर लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम नहीं है। दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, इसलिए दोनों फोर्स कपल है। क्या है ये, कपल है, मूवमेंट ऑफ कपल है। तो ये टर्निंग इफेक्ट पैदा करेंगे लूप में। क्या पैदा करेंगे, टर्निंग इफेक्ट पैदा करेंगे। तो टॉर्क मेजर करते हैं कितना आएगा। तो अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं, कॉइल के ऊपर जाके ऊपर से देखूं कॉइल को, तो देखो क्या आएगा, तब कैसा दिखेगा वो मैं आपको समझाता हूं। तो F3 इक्वल हो गया F4 इक्वल है ILB, यहां तक तो हमारा आ गया। अब हम क्या काम कर रहे हैं, तो ये तो काम ही खत्म है, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। अब इसका टॉप व्यू देखते हैं। अगर मैं इसके ऊपर की तरफ देखूं इसका व्यू, तो कैसा आएगा वो देखते हैं बेटा। तो देखो PQ है, तो PQ को मैंने ऐसे दिखा दिया, ये लो, ये PQ था, PQ को मैंने ऐसे दिखा दिया। टॉप व्यू देख रहे हैं, अब PQ को हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है। अभी मैं आगे से देख रहा था, तो F3 अंदर की तरफ था, F4 बाहर की तरफ था, लेकिन अब टॉप व्यू देख रहे हैं। तो टॉप व्यू देखोगे तो उस तरीके से आप देखोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये आपका है, ये है PQ, ये हो गया PQ, यही है। और मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है। कितना मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है भाई B, मैग्नेटिक फील्ड आपका B है। और PQ में करंट तो इधर ही जा रहा था, तो करंट इधर ही जा रहा था, तो प्लेन के साथ जो एंगल बना रहा था वो एंगल कितना बन रहा था, प्लेन के साथ जो एंगल बन रहा था वो फाई बन रहा था। कितना बन रहा था, फाई बन रहा था। तो अब देखो एक और चीज, F3 जो अंदर है तो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। अगर मैं ऊपर की तरफ से देखूं, टॉप व्यू देखूंगा, तो ये फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, तो अंदर वाले फोर्स को ऊपर दिखा रहा हूं। जब हम टॉप व्यू देखेंगे, PQ का ऊपर से व्यू देखेंगे, तो जो फोर्स अंदर लग रहा है F3 वो ऊपर हो जाएगा, और जो फोर्स बाहर लग रहा है F4 वो आपको Q पे नीचे की तरफ लगता हुआ दिखाई देगा। तो अब देखो कैसे दिखाई देगा, जब PQ का टॉप व्यू देखोगे तो F3 अंदर की तरफ था बोर्ड के, तो अब दिखाई देगा ऊपर की तरफ, तो ये हो गया F3। और ऐसे ही जब PQ का टॉप व्यू देखोगे तो F4 फोर्स बाहर की तरफ था, तो F4 फोर्स बाहर की तरफ था, तो अब किधर दिखाई देगा, अब ये नीचे की तरफ दिखाई देगा फोर्स F4, किधर, कितना F4, ये रहा, तो ये F4 फोर्स हो गया, ठीक है। तो अभी मैग्नेटिक फील्ड हटा दे रहा हूं 2 पल के लिए, तो इस तरीके का दिखाई देगा टॉप व्यू। तो यानी PQ का अगर आप टॉप से व्यू देखोगे तो
जो P पे फोर्स लग रहा है F3 वो अंदर की तरफ लग रहा है तो ऊपर दिखाई देगा, और जो Q पे फोर्स लग रहा है जो बाहर लग रहा है F4 वो नीचे दिखाई देगा। यही है। तो आपको पता है दोनों फोर्स F3 और F4 फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है। एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में इक्वल है, बिल्कुल मैग्नीट्यूड में इक्वल है, पर लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। ये फोर्स का ये लाइन ऑफ एक्शन है, इस फोर्स का ये लाइन ऑफ एक्शन है। दोनों ही फोर्स का क्या अलग है बेटा? दोनों ही फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। अरे दोनों ही फोर्स का क्या अलग है? लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। अगर लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होगा तो दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। इन्हें मूवमेंट ऑफ कपल बोलेंगे, कपल हो गए, ये टर्निंग इफेक्ट लाएंगे, टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे इसमें PQRS कॉइल में। तो देखते हैं कितना टॉर्क लगेगा। तो देखो दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, लाइन ऑफ एक्शन, ये फर्स्ट वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन F3 की है, सेकंड वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है F4 की। तो दोनों की लाइन ऑफ एक्शन के बीच में, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन, दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, यानी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जिसे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम आर्म ऑफ कपल। क्या बोलते हैं भाई? आर्म ऑफ कपल। तो ये आपका जो आ जाएगा बेटा, ये तो ये तो P था, ये Q था, इसको मैं N मान लू। तो ये जो PN आया ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से। ये आपकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। F3 फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये रही, F4 फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये रही। दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। तो दोनों फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसको बोलते हैं आर्म ऑफ कपल। क्या बोलते हैं? आर्म ऑफ कपल। तो ये आपका जो आएगा वो आ जाएगा आर्म ऑफ कपल आ जाएगा। तो ये आपका क्या आया बेटा? आर्म ऑफ कपल। ये आ गया आर्म ऑफ कपल। तो अब देखो टॉर्क कितना लगता है, टॉर्क देखते हैं, टॉर्क कितना लगेगा वो देखते हैं हम। टॉर्क किसी पे कितना लगता है, तो किसी भी बॉडी पे जो टॉर्क लगता है वो कितना लगता है वो देखते हैं हम। तो टॉर्क बराबर होता है, टॉर्क बराबर होता है क्या? आइदर फोर्स, कोई भी एक फोर्स ले लेते हैं, आइदर फोर्स, कोई एक फोर्स ले लो, कोई दोनों में से एक, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो कोई भी एक फोर्स ले लो, आइदर फोर्स यानी फोर्स कोई भी ले लिया हमने, इनटू आर्म ऑफ कपल, इनटू आर्म ऑफ कपल, इनटू आर्म ऑफ कपल। तो फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल ही टॉर्क होता है। फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल ही क्या होता है? टॉर्क होता है। तो कोई भी फोर्स ले लो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो फोर्स हमारा जो होता है वो F3 ले लो चाहे F4 ले लो, दोनों सेम है। इनटू आर्म ऑफ कपल क्या है? ये जो PN आया है, जो ये आपका PN आया है, ये आर्म ऑफ कपल है। तो ये आर्म ऑफ कपल हो गया, यानी क्या हो गया? ये PN आ गया। यही है, ये आपका टॉर्क आता है। टॉर्क को किससे डिनोट करते हैं? टॉर्क को डिनोट करते हैं किससे? टाउ से डिनोट करते हैं। टॉर्क को किससे डिनोट करते हैं? टाउ से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो फोर्स F3 की वैल्यू कितनी है भाई? ILB। तो F3 की वैल्यू डाल दी, कितनी आ गई? ILB। ये फोर्स की वैल्यू डाल दी। अब रह गया क्या? PN की वैल्यू निकालनी है। तो PN की वैल्यू निकालने के लिए हम निकालते हैं, आर्म ऑफ कपल निकालना है, निकालते हैं भाई। मैग्नेटिक फील्ड तो इधर की तरफ लग रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर लग रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड और ये जो था प्लेन PQ का, जो PQRS का जो प्लेन था, उसके बीच में एंगल कितना था? पाई एंगल था। कितना एंगल था भाई? पाई एंगल था। अगर ये एंगल पाई होगा तो ये एंगल भी कितना होगा बेटा? पाई होगा। कैसे एंगल होंगे ये? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ही तो होंगे। कैसे एंगल होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ही तो होंगे। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ही हुए। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। तो अब यहां से आप निकाल लो। तो मैं इस ट्राइंगल में, अभी जो बोर्ड पे दिख रहा है तो ट्राइंगल ही दिख रहा है, तो ट्राइंगल PQN की बात करें तो हम देखते हैं बेटा, तो इसको तो हटा दो, B को हटा दो। तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, बचा हुआ बेस होता है। तो आप खुद ही देखो, तो PN अपॉन में PQ क्या हो जाएगा?
एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और बचा हुआ क्या हो गया, बचा हुआ आपका बेस, यही है। तो आपको पता है कितना हो जाएगा, उस हिसाब से देखेंगे कितना आ जाएगा बेटा। तो Pn बाय PQ, Pn बाय PQ, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, Pn बाय PQ यानी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो होगा वो आपका होगा क्या, कॉस फाई। क्या होगा बेटा, कॉस फाई। यही तो होता है, यही होता है, कॉस फाई हो गया। अब एक और चीज, PQ है कितना, आप खुद ही बताओ, PQ की कितनी थी, PQ की जो लेंथ थी, PQ की जो लेंथ थी, उसकी लेंथ को हमने L1 बोलना चाहते तो L1 बोल देते, लेकिन हमने L1 नहीं लिया था, क्या लिया था, स्मॉल b उसकी लेंथ ली थी। तो PQ की जो लेंथ है वो क्या है, वैसे तो L1 भी ले सकते थे, लेकिन हमने L1 नहीं लेके क्या लिया था, B लिया था। तो PQ की वैल्यू आ जाएगी क्या, B। तो कितना आ जाएगा, Pn कितना आ जाएगा बेटा, Pn आ जाएगा B cos थीटा, तो cos फाई। क्या आ गया, B cos फाई। तो आर्म ऑफ कपल मिल गया कितना, Pn, वो कितना हो गया, B cos फाई। तो Pn की जगह क्या लिख देंगे, Pn की जगह लिख देंगे B cos फाई। ये आ गया B cos फाई। यहां तक आ गया हमें। आगे देखते हैं, अब एक और चीज देखते हैं। अगर हम देखें तो हमने एक चीज देखी बेटा कि लूप की लेंथ कितनी थी, इस लूप की लेंथ कितनी थी, लूप की जो ब्रेड्थ थी वो तो b थी, और लूप की जो लेंथ है, लूप की जो लेंथ है वो कितनी है, लूप की लेंथ l है। तो लूप की ब्रेड्थ b है, लूप की लेंथ कितनी है, l लेंथ है उसकी। तो यहां से अगर हम देखें तो टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क है I L इंटू बी, स्मॉल l है, स्मॉल l इंटू स्मॉल b इंटू कैपिटल B cos फाई। यही तो है, I स्मॉल l स्मॉल b कैपिटल B cos फाई। ये आ गया। L इंटू बी क्या होगा बेटा, एरिया होता है लूप का, लूप का एरिया, एरिया लूप का जो होगा वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अरे एरिया लूप का क्या होगा, जो PQRS लूप है, रेक्टेंगुलर लूप है, उसका एरिया कितना होगा, L इंटू बी। एरिया को किससे डिनोट करेंगे, A से डिनोट करेंगे, तो ये एरिया ऑफ लूप हो गया PQRS। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ आपका क्या हो गया, ये एरिया हो, क्या हो गया, एरिया हो गया। तो टॉर्क कितना आया, IAB cos फाई। अब एक और चीज, फाई किसके बीच का एंगल था वो देखते हैं, फाई किसके बीच का एंगल था वो देखते हैं। तो भाई फाई जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन के बीच का एंगल है। फाई जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन के बीच का एंगल है, यानी जो PQRS लूप है उसके प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल फाई है। लेकिन एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, हम उसको वेक्टर की तरह बोलते हैं, एरिया वेक्टर बोलते हैं, और उसकी डायरेक्शन जो होती है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, उसकी डायरेक्शन जो होती है प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी एरिया वेक्टर की वो PQRS के परपेंडिकुलर आएगी, आउटवर्ड नॉर्मल आएगी। तो यहाँ थोड़ी मैंने 3D फिगर ली है, तो उस हिसाब से ये इधर की तरफ आ जाएगा, इसके एकदम परपेंडिकुलर होगा, इसके एकदम परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। किसकी डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। एरिया वेक्टर को तो यूनिट वेक्टर से डिनोट कर दो n कैप, ये एरिया वेक्टर का यूनिट वेक्टर हो गया। तो ये जो n कैप है ये एरिया वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, और ये PQRS जो लूप है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो आप एक चीज समझो, हमें ये वाला एंगल चाहिए होता है, हम जो एंगल लेते हैं वो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल लेते हैं, ना कि प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच। हमें जब फॉर्मूले में एंगल चाहिए होता है वो लूप के प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल नहीं चाहिए होता, हमें जो एंगल चाहिए होता है वो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल चाहिए होता है। तो ये एंगल कितना आ जाएगा बेटा, ये 90 है, ये फाई है, तो ये वाला एंगल कितना मिलेगा, ये तो 90 है, ये फाई है।
तो ये एंगल कितना होगा? तो ये जो एंगल होगा ना, ध्यान देना, ये जो एंगल होगा, ये एंगल होता है 90 माइनस 5। कितना होगा? 90 माइनस 5, या इसको जो भी हम ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं इसको, इस एंगल को हम ऐसे ले लेते हैं। प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल तो कितना था आपका? 5 था। और एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हम कितना ले लेते हैं? ये थीटा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? थीटा। ये मैंने थीटा ले लिया। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? थीटा। और प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? 5। अब आपको पता है एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इसलिए 5 प्लस थीटा किसके बराबर होता है? 90 होता है, क्योंकि जो एरिया वेक्टर होगा वो लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो इसलिए एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के बीच का एंगल 5, तो दोनों का सम कितना? 90। तो 5 कितना मिल जाएगा? 5 मिलेगा 90 माइनस थीटा। कितना मिलेगा? 90 माइनस थीटा। तो यहाँ 5 की वैल्यू डाल देंगे, 5 की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस थीटा। बेटा cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है? साइन थीटा। कितना हो जाता है? साइन थीटा। तो ये आपको टॉर्क मिल गया। तो टॉर्क कितना लगेगा इस पे? करंट कैरिंग लूप पे जो टॉर्क लगेगा, करंट कैरिंग लूप पे जो टॉर्क लगेगा वो लगेगा I A B sin theta। I करंट इन द लूप, A एरिया ऑफ द लूप, B मैग्नेटिक फील्ड जिसमें लूप रखा हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। एंगल बिटवीन प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड नहीं, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये लगेगा। अब एक और चीज, अगर इसकी कई नंबर ऑफ टर्न्स होती, अगर इसकी नंबर ऑफ टर्न्स, अभी तो सिंगल नंबर ऑफ टर्न्स ली, अगर इसकी नंबर ऑफ टर्न्स n हो जाए, n क्या हो जाए? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ लूप, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ लूप, लूप की n नंबर ऑफ टर्न्स हो जाए, तो कितने टाइम्स हो जाएगा? तब टॉर्क जो हो जाएगा इसके n टाइम्स हो जाएगा। अरे कितने टाइम्स हो जाएगा? n टाइम्स हो जाएगा। तब टॉर्क इसके कितने टाइम्स हो जाएगा? n टाइम्स हो जाएगा। तो टॉर्क n टाइम्स हो जाएगा। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स ले लेते हैं लूप की, बहुत सारी टर्न्स होती लूप की, तो बहुत सारी टर्न्स होती। अब एक और चीज देखते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो टॉर्क इक्वल टू कितना था? एन आई ए बी साइन थीटा। तो आप देखो, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क, थीटा। नंबर ऑफ टर्न्स स्केलर क्वांटिटी, करंट स्केलर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर क्वांटिटी, तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी, तो टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी, थीटा एंगल है, स्केलर क्वांटिटी है, साइन थीटा है, साइन थीटा है, साइन थीटा आता है। वैसे भी समझो, दो वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करें कि एक वेक्टर ही आए? क्रॉस प्रोडक्ट। और दो वेक्टर का अगर एंगल साइन थीटा में आ रहा है तो साइन थीटा के लिए क्रॉस प्रोडक्ट होता है, और कॉस थीटा के लिए क्या होता था? डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये टॉर्क हो गया। यानी टॉर्क किसके बराबर होता है? टॉर्क बराबर होता है एन आई ए क्रॉस बी। एन नंबर ऑफ टर्न्स होती है, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द लूप है, आई क्या है? करंट इन द लूप है, ए एरिया ऑफ द लूप है, बी मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैंने आपको बताया था ये स्केलर फॉर्म हो गई और ये वेक्टर फॉर्म हो गई। तो टॉर्क किसके बराबर होता है? एन आई ए बी साइन थीटा। एन नंबर ऑफ टर्न्स, आई करंट, एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द लूप, आई करंट इन द लूप, ए एरिया ऑफ द लूप, बी मैग्नेटिक फील्ड, थीटा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, और टाउ टॉर्क है। वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख देंगे एन आई ए क्रॉस बी। और मैंने आपको एक और चीज बताया था, एन आई ए जो होता था ये होता था मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। क्या होता था? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द लूप। क्या होता था? हालांकि हमें तो यहीं तक करना है, लेकिन मैं तो वैसे ही समझा दे रहा हूं। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द लूप,
तो NIA जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द लूप होता है। तो ये लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह क्या करता है, बिहेव करता है, और इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट NIA होता है। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो टॉर्क होता है M क्रॉस B, M क्रॉस B, और M होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द लूप। ठीक है, यानी ये जो है लूप कैसे बिहेव करेगा वो भी देख लेते हैं लूप। तो ये लूप कैसे बिहेव करेगा उसके हिसाब से देखते हैं बेटा। ये करंट कैरिंग लूप है, और इसमें करंट कैसे चल रहा है, इसमें करंट क्लॉकवाइज चल रहा है। तो लूप के जस्ट बाहर जो आ जाएगा वो साउथ पोल आ जाएगा, और लूप के जस्ट अंदर क्या आ जाएगा, नॉर्थ पोल। यानी PQRS जो लूप है इसमें करंट क्लॉकवाइज चल रहा है, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किधर होगा, अंदर की तरफ होगा। अरे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किधर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा। एंटी क्लॉकवाइज होता तो किधर की तरफ होता, बाहर की तरफ होता। तो एरिया वेक्टर अपने हिसाब से ले सकते हो, परपेंडिकुलर लेना होता है PQRS में। तो PQRS में बाहर भी ले सकते हो और अंदर भी ले सकते हो, वो डिपेंड करता है करंट कैसे। क्लॉकवाइज है तो परपेंडिकुलर ले लोगे अंदर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज है तो परपेंडिकुलर ले लोगे एरिया वेक्टर बाहर की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से आप ले लोगे। तो आप खुद ही देखो, PQRS एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की तरह बिहेव करेगा। इसमें दो पोल होंगे, बोर्ड के जस्ट बाहर साउथ पोल हो जाएगा, बोर्ड के जस्ट अंदर क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, अंदर की तरफ। तो ये टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप की डेरिवेशन थी, मैंने डेरिवेशन कराई है। ठीक है, समझा तो मैंने पहले ही दिया था, इस पे न्यूमेरिकल मैंने पहले ही करा दिए थे। अगला टॉपिक आता है आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या आ रहा है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। डेरिवेशन थोड़ी लेंथी है, पर डेरिवेशन स्टेप टू स्टेप करोगे तो हो जाएगी। ठीक है, हालांकि 3 ही नंबर की डेरिवेशन आती है, पर डेरिवेशन लेंथी है, ये ध्यान देना। ठीक है, और समझने वाली बात है क्योंकि इसमें डायरेक्शन बड़ा ध्यान देना होता है। अब आता है बेटा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, MCG, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर MCG बोलते हैं इसे। ठीक है, MCG, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में देखो क्या क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। भैया इसी का पार्ट है कि अलग से है वो? बेटा ये पूरा एक अलग से ये डिवाइस होता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जो करंट मेजर करने के काम आता है। जो तेरे ये एमीटर और जो वोल्ट मीटर होते हैं वो भी गैल्वेनोमीटर ही होते हैं। अभी हम देखेंगे गैल्वेनोमीटर को ही हम बदलते हैं एमीटर में, और उन्हीं को बदलते हैं हम वोल्ट मीटर में। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक अलग टॉपिक ही है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट जो दो है, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और एक है साइक्लोट्रॉन, जो सबसे ज्यादा टीचर फोकस करते हैं। तो ध्यान से देखना। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर MCG की बात कर रहे हैं। तो MCG में देखते हैं बेटा होता क्या है। आपने कभी देखा होगा अपने घरों में वो एमीटर लगे होते हैं, वोल्ट मीटर लगे होते हैं, उसमें एक पॉइंटर होता है, नीडल होती है जो डिफ्लेक्शन दिखाती है। आप देखो जब आप उसको ऑन करते हो डिफ्लेक्शन दिखा देती है। जैसे वोल्ट मीटर है 240 230 वोल्ट दिखा देता है, ऐसे एम मीटर होता है 3 एम्पियर 4 एम्पियर जो करंट होता है सर्किट में, तो पॉइंटर होता है। तो एक्चुअली वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ही होता है। उसके अंदर एक कॉइल होती है जो सस्पेंडेड होती है, किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। वो फ्री होती है क्या करने के लिए, रोटेट करने के लिए। एक्चुअली रोटेट तो नहीं कर सकती, ट्विस्ट करने के लिए। ठीक है, ताकि वो डिफ्लेक्ट कर पाए, क्या कर पाए, डिफ्लेक्ट कर पाए। तो फ्रीली उसमें सस्पेंडेड होती है ताकि वो क्या कर पाए, उसमें डिफ्लेक्ट कर पाए। जब करंट हम भेजते हैं तो आपको पता है इसका प्रिंसिपल क्या है, सीधा सा प्रिंसिपल है कि कोई भी करंट कैरिंग कॉइल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होगी तो क्या एक्सपीरियंस करेगी, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी, और उस टॉर्क की वजह से वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी। अरे उस टॉर्क की वजह से क्या करेगी, वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी। अभी तो हमने पढ़ा कि कोई भी करंट कैरिंग कॉइल को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या करेगी बेटा, उस पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। और इस टॉर्क को क्या बोलेंगे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलेंगे, और ये कॉइल को डिफ्लेक्ट करेगा। अगर कॉइल फ्री होगी रोटेट करने के लिए तो इस टॉर्क की वजह से कॉइल रोटेट करने लगेगी मोटर की तरह। इलेक्ट्रिक मोटर इसी प्रिंसिपल पे तो काम करती है। तो मोटर की तरह कॉइल गोल 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 घूमना शुरू कर देगी। लेकिन अगर फ्री नहीं होगी रोटेट करने के लिए, सिर्फ डिफ्लेक्ट कर सकती है, ट्विस्ट कर सकती है, तो वो क्या करेगी, वो डिफ्लेक्शन दिखाएगी, थोड़ा क्या करेगी, थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाएगी। जितना ज्यादा करंट होगा टॉर्क उतना ज्यादा लगेगा, डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होगा। जितना कम करंट होगा टॉर्क उतना कम लगेगा, डिफ्लेक्शन उतना कम होगा।
तो डिफ्लेक्शन कितना हुआ है, कितनी ट्विस्ट कर गई है कॉइल, उसको मेजर करके हम करंट मेजर कर सकते हैं। तो सीधा सा है ये इसका प्रिंसिपल भी। तो गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जो सर्किट में करंट मेजर करता है, जो सर्किट में क्या करता है, करंट मेजर करता है। तो समझ लो एक तरीके का एमीटर ही है, ठीक है। एमीटर हालांकि गैल्वेनोमीटर से ही बना होता है। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है बेटा, सर्किट में करंट मेजर करता है। कैसा है और ये किस तरीके, वैसे तो बहुत सारे गैल्वेनोमीटर आते हैं करंट मेजर करने के लिए, एक टेंजेंट गैल्वेनोमीटर भी आता है। तो पहले तुम्हारे कोर्स में हुआ करो, बहुत पहले, अब तो कब से हटा हुआ है, कई साल हो गए, 20-1 साल हो गए, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका प्रिंसिपल आपको याद रखना है। तो प्रिंसिपल बड़ा सिंपल सा है। क्या है प्रिंसिपल, सबको पता है कि भाई अगर कोई कॉइल है और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है और उसके अंदर से करंट फ्लो करेगा, तो वो क्या करेगी बेटा, उस पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, और टॉर्क की वजह से वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एक करंट कैरिंग कॉइल व्हेन केप्ट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस मैग्नेटिक टॉर्क ऑन इट या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑन इट, ठीक है। तो हम बता सकते हैं, देख लेते हैं, इस हिसाब से देखते हैं। पहले कंस्ट्रक्शन समझो। देखो जो डिवाइस है ना, डिवाइस में आपको याद रखना होगा, कोई भी डिवाइस जब भी पढ़ोगे आप, तो जैसे पोटेंशियोमीटर भी आपने पढ़ा था, तो वो भी एक डिवाइस है, साइक्लोट्रॉन भी एक डिवाइस ही है, गैल्वेनोमीटर भी एक डिवाइस है। जब भी आप डिवाइस करोगे तो डिवाइस की कंस्ट्रक्शन पता होनी चाहिए, डिवाइस का प्रिंसिपल पता होना चाहिए, डिवाइस की वर्किंग और थ्योरी आनी चाहिए। तो ये 3 चीजें आपको आएंगी। आपको पूरा ये जब टॉपिक आता है 3 या 5 नंबर का आता है, वैसे तो 5 नंबर के टॉपिक में टीचरों की नजर रहती है इस पे, ठीक है। तो मैं पहले कंस्ट्रक्शन समझाता हूँ क्या होगा। तो देखो क्या होगा, ये आपका, इसमें मैग्नेट होती है बेटा, ये एक मैग्नेट है और ये क्या होती है, ये दूसरी मैग्नेट होती है। 2 मैग्नेट होती हैं इसके अंदर, और ये दोनों परमानेंट मैग्नेट होती हैं। कैसी मैग्नेट होती है, परमानेंट मैग्नेट होती है। टेम्परेरी मैग्नेट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट को टेम्परेरी मैग्नेट कहते हैं। उनका मैग्नेटिक फील्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि परमानेंट मैग्नेटिक जो मैग्नेट होती है उनका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा नहीं होता, 4-5 टेस्ला के आसपास ही होता है, ठीक है। तो ये उसका मान लो। अब देखो जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो अकेला, कोई भी दुनिया की मैग्नेट ले लो उसमें अकेला नॉर्थ मिलेगा, कोई भी दुनिया की मैग्नेट ले लो उसमें अकेला साउथ मिलेगा, नहीं भाई। तो यानी मैग्नेटिक मोनोपोल कभी नहीं मिलते बेटा, एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैग्नेटिक मोनोपोल तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। आप सोच रहे हो कि भाई देखो ये तो मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ टाइप का पोल है, साउथ टाइप का पोल, जैसे चार्ज नहीं होते कि भाई ये पॉजिटिव पोल, ये नेगेटिव पोल। तो चार्ज में बोल देते थे ना, इधर पॉजिटिव पोल है, इधर नेगेटिव पोल, यानी इधर पॉजिटिव पोलैरिटी है, इधर नेगेटिव पोलैरिटी है। ऐसे यहाँ पे भी बोल देते हैं कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अगर हम मैग्नेट को बीच में से ब्रेक कर दें तो आप क्या सोच रहे हैं, पोल अलग हो गए? नहीं, यहाँ नॉर्थ डेवलप हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, और यहाँ साउथ जनरेट हो जाएगा। तो मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करते मैग्नेट के, कि चाहे कितने ही टुकड़े कर दो। तो यहाँ पे भी 2 मैग्नेट होती हैं, दोनों ही परमानेंट मैग्नेट होती हैं, ठीक है। और परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा तो होता नहीं, 4-5 टेस्ला होता है मैक्सिमम जो हो सकता है। तो यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे क्या है भाई, साउथ है, यहाँ पे साउथ है, और यहाँ पे क्या है, नॉर्थ है। तो ये मैग्नेट है। एक्चुअली ये 2 डायमेंशनल फिगर है, बड़ा आसान दिख रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअली वैसे तो देखें तो इस तरीके का होता है। थोड़ा मैं 3D में बनाता हूँ, तो ये इस तरीके की होती है, इस तरीके की होती है ये 3D में अगर देखोगे ऊपर से तो, ठीक है। थोड़ी ये कर्व्ड होती है, क्या होती है, कर्व्ड होती है, सेमी सर्कुलर होती है। क्या होती है, सेमी सर्कुलर होती है। पर अभी 3D के चक्कर में तो पढ़ेंगे नहीं बेटा, वैसे ही आफत है डायग्राम समझने में, ठीक है। अब देखते हैं इधर, तो ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और ये नॉर्थ पोल है। वैसे अगर मैं समझाऊं, टॉप व्यू देखोगे तो कैसा देखोगे, देखो फ्रंट व्यू ऐसा दिखेगा, फ्रंट व्यू ऐसा, और टॉप व्यू देखोगे तो ऐसा दिखेगा। अगर टॉप व्यू देखे तो ऐसा दिखता है, तो ये टॉप व्यू दिखता है। तो टॉप व्यू में अगर देखोगे तो ये क्या है, ये नॉर्थ, ये क्या है, साउथ, ये क्या है, साउथ, ये क्या है, नॉर्थ। तो हमें बाहर वाले से तो कोई मतलब ही नहीं है, अरे बाहर वालों से तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो हमें पता है मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वैसे समझो क्या हुआ, तो ये नॉर्थ और ये साउथ, इस तरीके से।
ऐसा इसीलिए लेते हैं बेटा, ऐसा इसीलिए लेते हैं कि ऐसा इसलिए है कि ताकि इसके अंदर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हो। कैसा मैग्नेटिक फील्ड हो? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो हो, साथ में कैसा हो? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का तो मतलब ये होता है कि भाई मैग्नीट्यूड हर जगह सेम होना चाहिए, तो वैसा मैग्नेट है। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ना, उसमें टॉर्क जो लगता है हमेशा मैक्सिमम लगता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो हमेशा एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, वो हमेशा एरिया वेक्टर के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। तो इस टाइप के जो फील्ड होते हैं उसको कहते हैं रेडियल फील्ड। तो ये रेडियल फील्ड होता है। रेडियल फील्ड में मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी नॉर्थ से, वो ऐसे जाएंगी, थोड़ी कर्व बनाते हुए जाएंगी, ठीक है। ऐसे तो सीधा दिख रहा है, वैसे फ्रंट व्यू देख रहे हो सीधा दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जाती हैं। मैग्नेट के बाहर कहां जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर कैसे जाती है? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ऐसे। यहाँ बाहर एयर है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नेट, ये बाहर एयर है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ टू साउथ। क्या है डायरेक्शन? नॉर्थ टू साउथ है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन रेडियल में थोड़ा समझने वाली बात है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी नॉर्थ टू साउथ ही, पर ऐसे आएंगी, कर्व आएंगी लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी आएंगी? ऐसे कर्व आती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी कर्व आती है। तो इस तरीके से इसमें फील्ड होता है, इसे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का फायदा ये होता है कि जो थीटा होता है वो हमेशा 90 होता है। यानी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल होगा वो हमेशा 90 रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। इसलिए टॉर्क मैक्सिमम लगेगा। क्या लगेगा? मैक्सिमम लगेगा। टॉप व्यू दिखाया है, कई बुक में 3 डायमेंशनल दिखा देते हैं, एनसीईआरटी में अलग टाइप की फिगर है, उन्होंने टॉप व्यू लेके ही समझा दिया। तो एनसीईआरटी में जो फिगर है वो तो टॉप व्यू से ही समझा दिया, प्रदीप में फ्रंट व्यू से दिखा दिया, कई जगह वैसे दिखा देते हैं, 3D फिगर दिखा देते हैं। उन्हें तो वो उन्हें एग्जाम में थोड़ी बनाना है कि 3 घंटे में उन्हें पेपर खत्म करना है। तुम्हें तो 3 घंटे में जो पूछा है सब बताना है। तुम डायग्राम में थोड़ी ज्यादा समय खर्च कर सकते हो, तो तुम्हारा डायग्राम एकदम सिंपल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वैसे देखते हैं तो उस तरीके का ऐसे आ जाता है वहां पे, अगर हम देखें तो। अगर 3D में वो देखते हैं तो 3D में ऐसे आता है, तो ये 3D फिगर टाइप में आ जाता है अगर आप देखो तो, ठीक है। ये नॉर्थ और ये क्या? साउथ, इस तरीके से आता है। तो कई बुक वाले ऐसे 3D दिखा देते हैं, कई टॉप व्यू दिखा देते हैं, जैसे एनसीईआरटी ने भी ले लिया। और सिंपल आप ले लो डायग्राम, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। अब बस आपको आपको फिजिक्स को अंडरस्टैंड करना है, ताकि आप मतलब आप फिजिक्स को समझ पाओ, ताकि कॉन्सेप्ट आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, एकदम क्लियर हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप टॉपिक की क्लियरिटी, हर कोई ना क्या करता है, फिजिक्स पढ़ता तो है पर वो टॉपिक की क्लियरिटी में नहीं जाता। वो सिर्फ सोचता है टॉपिक पढ़ लिया तो मेरा काम बन गया। नहीं बेटा, फिजिक्स का जब पेपर आएगा तो आप देखोगे जो क्वेश्चन होंगे वो किसी टॉपिक पे स्ट्रेट फॉरवर्ड तो होते ही हैं, 20-30% क्वेश्चन तो होते ही हैं, ताकि हर बच्चा कर ले, कोई फेल ना हो, उन्हें वो भी ध्यान देना होता है। लेकिन उसके बाद की जो चीजें होती हैं, बाकी जो 20-25 नंबर का पेपर होता है, वो तो उसी बेस्ड होता है कि जिस बच्चे ने टॉपिक को एकदम क्लियर किया होगा, यानी वो किसी टॉपिक या कॉन्सेप्ट को उसकी क्लैरिटी में गया होगा, तो वही कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो सिर्फ टॉपिक पढ़ लेने से फायदा नहीं होता, टॉपिक की क्लैरिटी बहुत जरूरी है, ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। तो एकदम आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, एकदम सब जो पता है तो पूरा पता है, नहीं तो नहीं पता होना चाहिए। इसमें देख लेते हैं हम। अब इसमें देखते हैं बेटा क्या हो जाएगा। तो ये नॉर्थ टू साउथ, तो हमें इससे तो मतलब है नहीं, ये बाहर वाले तो मैंने बताने की जरूरत ही नहीं है, वो तो मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। अब इसमें देखते हैं, इसके अंदर एक, अब हम देखो इसके अंदर हम कॉइल रखेंगे। क्या रखेंगे? कॉइल। तो ये मैंने एक कॉइल रखी, रेक्टेंगुलर कॉइल। कैसी कॉइल है? रेक्टेंगुलर कॉइल। अब मैं कॉइल रख तो रहा हूँ इसमें, क्या रख रहा हूँ मैं इसमें? कॉइल रख रहा हूँ। कैसी कॉइल रख रहा हूँ बेटा? रेक्टेंगुलर कॉइल रख रहा हूँ इसमें। कैसी कॉइल रख रहा हूँ? ये
एक रेक्टेंगुलर कॉइल रख रहा हूँ, वैसे कैसी भी रख सकते हो, ठीक है। तो मान लो अभी मैंने रेक्टेंगुलर कॉइल रखी है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल रखी है। तो भाई कितनी भी टर्न्स हो सकती है ना रेक्टेंगुलर कॉइल की, तो कॉइल की तो एन टर्न्स होती है। कितनी टर्न्स होती हैं? एन टर्न्स। ये तो मैंने थोड़ा दूर दूर बना दिया है, कॉइल तो बहुत पतली वायर से बनी होती है, बहुत ही पतली वायर होती है और एक दूसरे पे एकदम क्या होती है, ऐसे ही क्या है, लिपटी हुई होती है। तो क्या होता है, तो ये कितनी नंबर ऑफ टर्न्स ले ली मैंने, एन नंबर ऑफ टर्न्स ले ली, तो एन नंबर ऑफ टर्न्स है। तो ये नॉर्थ पोल मैग्नेट का, ये मैग्नेट का क्या हो गया, साउथ पोल हो गया, और ये एन नंबर ऑफ टर्न्स है। तो आप कैपिटल एन से नंबर ऑफ टर्न्स तो दिखाएंगे नहीं, तो नंबर ऑफ टर्न्स दिखा रहा हूं मैं स्मॉल एन से। क्या है स्मॉल एन? स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। किसकी नंबर ऑफ टर्न्स? कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। कॉइल का नाम भी लिखना चाहो तो लिख दो। कैसी कॉइल है? रेक्टेंगुलर कॉइल है। कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है? एन नंबर ऑफ टर्न्स है। एन मतलब 10 नंबर ऑफ टर्न्स भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो काफी नंबर ऑफ टर्न्स है, एन नंबर ऑफ टर्न्स हो गई। अच्छा, इसका नाम भी रख दो, कॉइल का नाम रखना है तो ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, और एस नहीं रख सकते हम, क्योंकि एस तो साउथ पोल के लिए, तो इसे एस डैश बोल दे रहा हूँ, या एस नोट बोल दिया। तो पी क्यू आर एस नोट, या S1 बोल दिया हमने, S1। तो पी क्यू आर S1 आपकी क्या हो गई, रेक्टेंगुलर कॉइल। क्या हो गई, रेक्टेंगुलर कॉइल। तो ये परमानेंट मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये परमानेंट मैग्नेट का साउथ पोल, पी क्यू आर एस आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल है। कितनी नंबर ऑफ टर्न्स की है, एन नंबर ऑफ टर्न्स की रेक्टेंगुलर कॉइल है, और ये फ्रीली सस्पेंडेड है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये क्या है, आसानी से लटकी हुई है, ताकि क्या कर सके, ये ट्विस्ट कर सके, रोटेट कर सके, डिफ्लेक्ट कर सके, फ्रीली सस्पेंडेड है, ठीक है। और अगर हम देखें इसमें, जैसे एक धागे से अगर मैं पेन को रख दूंगा तो ये डिफ्लेक्ट हो सकता है, ट्विस्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसके नीचे आप देखो क्या करेंगे, इसके नीचे ये वायर का ये एंड है, तो इसके नीचे यहाँ पे एक स्प्रिंग होती है। और स्प्रिंग आपने कभी देखा होगा, वो पहले आप गाड़ी चलाने के लिए लाते थे, टॉय लाते थे, खिलौना वाली गाड़ी लाते थे, उसमें आप क्या करते थे, चाबी भरते थे और छोड़ते थे, चलता था। कभी उसके अंदर देखा होगा तो स्प्रिंग निकलती थी, जो स्पाइरल स्प्रिंग होती थी, ऐसी स्प्रिंग होती थी उसमें, स्पाइरल स्प्रिंग होती थी, हालांकि वो तो स्टील की बनी होती थी। यहाँ पे भी वही स्पाइरल स्प्रिंग ही यूज करते हैं, पर यहाँ जो बनी होती है वो परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल की बनाते हैं, जो फॉस्फोर ब्रॉन्ज होता है। क्या होता है, जो फॉस्फोर ब्रॉन्ज। तो फॉस्फोर ब्रॉन्ज की जो है वो हम एक क्या यूज करते हैं, स्प्रिंग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, स्प्रिंग यूज करते हैं। तो ये आपकी स्प्रिंग है। कैसी स्प्रिंग है, स्पाइरल स्प्रिंग है। कैसी स्प्रिंग है, स्पाइरल स्प्रिंग है, यही है, ठीक है। अब क्या किया बेटा, यहां से लाके इस वायर को यहाँ कनेक्ट कर दिया। ये स्प्रिंग जो फॉस्फोर ब्रॉन्ज होता है, तो ब्रॉन्ज भी आपका क्या है, ब्रॉन्ज अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्मिनल बना दिया, यहाँ पे एक टर्मिनल बना दिया मैंने। कौन सा टर्मिनल बना दिया, एक T1 टर्मिनल बना दिया। कौन सा टर्मिनल बना दिया है, T1 टर्मिनल बना दिया। यहाँ पे एक टर्मिनल होता है, यानी यहाँ से आप वायर कनेक्ट कर सकते हो, और जब इसमें आपको करंट डालना है। यहाँ पे जो है वो मैंने क्या कर दिया, ये T2 टर्मिनल है, तो ये T2 टर्मिनल है, तो ये T2 टर्मिनल हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं इसको, अगर हम देखें तो इस टर्मिनल को थोड़ा सा हम बाहर ले आते हैं। तो ये T2 टर्मिनल हो गया, हालांकि यहीं रह लो, तो अभी तो तुम्हें 3D फिगर है, ऐसे ही रहने दो, सिंपल रहने दो थोड़ा। तो ये T2 टर्मिनल हो गया, यही है। आपने देखा होगा ये कॉइल ही घूमती है, अपने आप घूमेगी, अपने आप थोड़ी घूमेगी। ये मैग्नेटिक, जो ये परमानेंट मैग्नेट है, इन्होंने क्या प्रोड्यूस कर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रखा है, बी। किधर से किधर, नॉर्थ टू साउथ। जो ये परमानेंट मैग्नेट है, इन्होंने क्या प्रोड्यूस कर रखा है, इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रखा है। कितना मैग्नेटिक फील्ड है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है।
तो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में जरूरी है, पर क्या करंट कैरिंग कॉइल है? नहीं भाई, अभी करंट कैरिंग कॉइल नहीं है, तो अभी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, अभी कॉइल डिफ्लेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि कॉइल पे कोई टॉर्क नहीं लगेगा। तो इसके ऊपर एक पॉइंटर लगा होता है, ये एक पॉइंटर लगा होता है, नीडल कहते हैं, और आगे ये रीडिंग होती है, ये ऐसे रीडिंग होती है, ठीक है। ये ऊपर से टॉप व्यू की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है ये, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये पॉइंटर लगा होता है और ये रीडिंग के लिए होता है, ठीक है। तो जब कॉइल घूमेगी, तो कॉइल घूमेगी तो पॉइंटर घूम जाएगा। जितना ज्यादा करंट होगा, टॉर्क उतना ज्यादा लगेगा, टॉर्क जितना ज्यादा लगेगा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होगा, डिफ्लेक्शन जितना ज्यादा होगा ये एंगल उतना ज्यादा होगा, ये एंगल उतना ज्यादा होगा। और ये एंगल मेजर करके, ये एंगल मेजर करके आप क्या मेजर कर सकते हो? करंट मेजर कर सकते हो। क्या मेजर कर सकते हो? करंट मेजर कर सकते हो। तो यानी अगर प्रिंसिपल में जाए तो प्रिंसिपल तो कंस्ट्रक्शन तो आपने देख ली, तो कंस्ट्रक्शन लिखना होता है। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखते हैं कि भाई हमारे पास दो परमानेंट मैग्नेट होती हैं जो यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। कैसा? यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। उसके अंदर हमारी पी क्यू आर एस एक एन नंबर ऑफ टर्न्स की कॉइल होती है। कितने नंबर ऑफ टर्न्स की? एन नंबर ऑफ टर्न्स की कॉइल होती है जो फ्रीली सस्पेंडेड होती है। उस कॉइल का जो नीचे वाला एंड होता है वो एक स्प्रिंग से कनेक्टेड होता है। ये स्प्रिंग जो होती है ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज की बनी होती है, जो कि परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल होता है। और इसको एक टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, T1 टर्मिनल से। दूसरा एंड कॉइल का T2 टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। कॉइल जो होती है वो फ्री होती है, क्या करने के लिए? ट्विस्ट करने के लिए, डिफ्लेक्ट करने के लिए। किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। और उसके ऊपर क्या लगा होता है? एक पॉइंटर लगा होता है कॉइल का, और आगे क्या होता है बेटा? रीडिंग स्केल होता है। तो बस ये तो कंस्ट्रक्शन हो गई। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? तो जब प्रिंसिपल में जाएंगे तो प्रिंसिपल में आपको पता ही है, अभी तो पढ़ा कि करंट कैरिंग कॉइल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होगी तो क्या एक्सपीरियंस करेगी? टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। और इस टॉर्क को क्या बोलेंगे? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और ये कॉइल को डिफ्लेक्ट कर देगी, ये कॉइल को डिफ्लेक्ट कर देगी। यानी देखो, जब करंट जीरो होगा कॉइल में, करंट नहीं होगा कॉइल में, तो कॉइल पे टॉर्क कितना होगा? टॉर्क भी जीरो होगा। तो कॉइल में डिफ्लेक्शन कितनी होगी? कॉइल में डिफ्लेक्शन भी जीरो होगी। तो पॉइंटर कहाँ रहेगा भाई? बीचों बीच रहेगा, जीरो पे रहेगा ना। कहाँ रहेगा वो? जीरो पे रहेगा। तो पॉइंटर जीरो पे रहेगा। मान लिया मैंने कॉइल में करंट डाल दिया 2 एम्पियर, तो भाई टॉर्क लग गया, मान लो टॉर्क लग गया 4 न्यूटन मीटर, मान लिया टॉर्क लग गया 4 न्यूटन मीटर। तो डिफ्लेक्शन भी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? डिफ्लेक्शन भी आ गई। तो मान लिया 2 एम्पियर का करंट है, ये 1 एम्पियर और ये 2 एम्पियर। ये है ना, ये रहा, ये 1 एम्पियर और ये क्या? 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर का करंट डाल दिया, तो टॉर्क लग गया, मान लिया 4 न्यूटन मीटर का टॉर्क लग गया। तो डिफ्लेक्शन भी आ गया। मान लो डिफ्लेक्शन आ गया कितने न्यूटन, कितनी डिग्री का? 30 डिग्री का। तो कितना है डिफ्लेक्शन आ गया भाई? 30 डिग्री डिफ्लेक्शन आ गया। कितना डिफ्लेक्शन आ गया? 30 डिग्री डिफ्लेक्शन आ गया। क्योंकि जब करंट डालोगे कॉइल में, तो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में है, क्या एक्सपीरियंस करेगी? टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। टॉर्क उसमें क्या ले आएगा? डिफ्लेक्शन ले आएगा। कितना डिफ्लेक्ट कर जाएगी कॉइल? कितना घूम जाएगी? 30 डिग्री। तो पॉइंटर भी कितना घूम जाएगा? 30 डिग्री। वही बात, अगर मैं करंट डबल कर दूं, 2 एम्पियर से कितना कर दूं? 4 एम्पियर, तो टॉर्क भी डबल हो जाएगा। टॉर्क डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 न्यूटन मीटर। तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा भाई, डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा। अब डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? डिफ्लेक्शन भी बढ़ गया। तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ गया क्योंकि 4 एम्पियर का करंट हो गया अब तो डिफ्लेक्शन बढ़ गया। अब डिफ्लेक्शन हो जाएगा कितना? 60 डिग्री। तो डिफ्लेक्शन क्या हो गया? 60 डिग्री। तो अगर हम देखें तो बहुत आसान है समझना। कैसे समझना आसान है मैं समझाता हूं। डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? डिफ्लेक्शन डिपेंड कर रहा है टॉर्क पे, और टॉर्क डिपेंड कर रहा है किस पे? करंट। डिफ्लेक्शन डिपेंड कर रहा है टॉर्क पे, और टॉर्क डिपेंड कर रहा है करंट पे। तो देखो, डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टॉर्क के। जितना ज्यादा टॉर्क
उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, जितना कम टॉर्क उतना कम डिफ्लेक्शन। और टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट के। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा टॉर्क, उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, जितना कम करंट उतना कम टॉर्क, उतना कम डिफ्लेक्शन। करंट जीरो, टॉर्क जीरो, डिफ्लेक्शन जीरो, यही है। तो डिफ्लेक्शन यानी थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टॉर्क के, और टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। तो यानी डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट के। यानी करंट किससे मेजर कर सकते हैं हम? डिफ्लेक्शन से मेजर कर सकते हैं। अरे किससे मेजर कर सकते हैं? डिफ्लेक्शन से करंट क्या कर सकते हैं हम? मेजर कर सकते हैं। और प्रोपोर्शनैलिटी हटा के इक्वालिटी लगाओगे तो एक कांस्टेंट लगा दो, उस कांस्टेंट को कुछ भी बोल सकते हैं, के, जी या कुछ भी, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, इस तरीके से। तो हम यही रिलेशन निकालना चाहते हैं, यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो तुम्हें पॉइंटर दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये तो मैंने समझाने के लिए तुम्हें बता दिया। अब आ जाते हैं अपनी थ्योरी पे। अब देखो, कंस्ट्रक्शन आ गया, प्रिंसिपल आ गया, वर्किंग और थ्योरी तो बहुत आसान है। वर्किंग तो आपको पता ही है कि वर्किंग क्या है, कि जब टर्मिनल्स को हम सर्किट में कनेक्ट करेंगे, टर्मिनल्स को मैंने सर्किट में कनेक्ट कर दिया, सर्किट में कनेक्ट कर दिया, मान लिया इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, इसको नेगेटिव, चाहे एसी चाहे डीसी कुछ भी ले लो। करंट फ्लो करना चाहिए, चाहे अल्टरनेटिंग करंट हो चाहे डायरेक्ट करंट हो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर दोनों पे काम करेगा। तो इसमें से क्या फ्लो करेगा भाई? करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। तो कितना करंट इसमें आ जाएगा? इसमें करंट आ जाएगा कितना? आई आ जाएगा। तो करंट आ गया। तो आप लिखोगे कि जब टर्मिनल्स को हम सर्किट में कनेक्ट कर देंगे, यानी गैल्वेनोमीटर को सर्किट में सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, तो गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो करने लग जाएगा। तो पीक्यूआरएस जो कॉइल है उसमें से भी करंट फ्लो करेगा। पीक्यूआरएस जो कॉइल है वो एक करंट कैरिंग कॉइल है, और वो मैग्नेटिक फील्ड में है सस्पेंडेड, इसलिए उस पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा, जो कॉइल को डिफ्लेक्ट कर देगा, एक सर्टेन एंगल से डिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है? जब कॉइल डिफ्लेक्ट होगी तो स्प्रिंग में ट्विस्ट आ जाएगा, स्प्रिंग में ट्विस्ट आ जाएगा, स्प्रिंग में ट्विस्ट आ जाएगा, तो स्प्रिंग में रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या प्रोड्यूस होगा? रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। ये रीस्टोरिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को बैलेंस करेगा। तो रीस्टोरिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, ताकि डिफ्लेक्टिंग जो रीस्टोरिंग टॉर्क स्प्रिंग में आया है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को क्या कर सके? बैलेंस कर सके, और वो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी। और उस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आप डिफ्लेक्शन का एंगल मेजर करके आप करंट मेजर कर सकते हो। तो यही मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का है वर्किंग। समझ लेते हैं कैसे होगा। तो अब मैं वर्किंग और थ्योरी बता रहा हूँ। तो इसमें हमने करंट डाला, तो पीक्यूआरएस में जब करंट जाएगा तो पीक्यूआरएस एक कॉइल है, और कॉइल पे क्या लगेगा? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को मैं टाउ, टॉर्क टाउ होता है। जैसे आप डिफ्लेक्टिंग टॉर्क समझ सकते हो, आपने बचपन में चाबी वाला खिलौना या कार तो चलाई होगी। तो जब आप चाबी को घुमा रहे हो तो आपका हाथ जो है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा रहा है, और चाबी के अंदर जो स्प्रिंग है, यानी इंजन के अंदर जो स्प्रिंग है उसमें ट्विस्ट आ जा रहा है, वो स्प्रिंग में ऐंठन आ जा रही है, ट्विस्ट कर जा रही है, स्पाइरल स्प्रिंग है। तो उसके अंदर जो टॉर्क पैदा हो रहा है वो रीस्टोरिंग टॉर्क। क्या है? रीस्टोरिंग टॉर्क। आपका हाथ जहां जितने एंगल पे जाके रुक जाता है, उस इक्विलिब्रियम की कंडीशन को उस इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे जो रीस्टोरिंग टॉर्क है स्प्रिंग का इंजन के अंदर, उसने आपके हाथ के डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को बैलेंस कर दिया। तो दोनों एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में इक्वल हो गए, डायरेक्शन में तो अपोजिट होते ही। तो यहाँ पे भी सेम है, बस यहाँ वहां चाबी हाथ से घुमा रहे थे, यहाँ हाथ से चाबी नहीं घुमा रहे, यहाँ कॉइल हाथ से नहीं घुमा रहे हो, यहाँ कॉइल को घुमा रहा है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, करंट की वजह से घूम रहा है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑन PQRS कॉइल, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑन PQRS कॉइल
कितना होगा भाई डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑन PQRS कॉइल। तो टॉर्क को हम किससे डिनोट करते हैं? टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? टाउ से डिनोट करते हैं। अब क्योंकि ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है तो इसको टाउ डी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? टाउ डी से डिनोट करेंगे। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो गया। कितना होगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क? देखते हैं टॉर्क कितना होता है बेटा। टॉर्क होता था एन टॉर्क। टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल क्या होता था? कॉइल बोलो, लूप बोलो, सर्किट बोलो, रिंग बोलो। तो टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल कितना आता था, या टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप कितना आता था? एन आई ए बी साइन थीटा, यही आता था। तो यहाँ थीटा मत लेना। थीटा हम किसके लिए ले रहे हैं? थीटा हम डिफ्लेक्शन के लिए ले रहे हैं कि पॉइंटर कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है। पॉइंटर कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है, जो पॉइंटर है वो कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है, उसके एंगल के लिए हमने थीटा लिया है। यहाँ रीडिंग होती है, ये 0 वाला है, मान लो 2 एम्पियर है, तो डिफ्लेक्शन के लिए ले रहे हैं। तो थीटा डिफ्लेक्शन के लिए ले रहे हैं, तो थीटा एक ही सिंबल को दो चीज के लिए यूज मत करो। तो आप एंगल कुछ भी और यूज कर सकते हो। फाई लेना है फाई ले लो, अल्फा लेना है अल्फा ले लो, ठीक है। तो मान लो मैं फाई ले रहा हूँ, एंगल ही तो लेना है। हमें पता होना चाहिए कि यहाँ थीटा की जरूरत पड़ रही है, या तो आप डिफ्लेक्शन को किसी और चीज से दिखाओ फाई से, लेकिन डिफ्लेक्शन को बुक में थीटा से ही दिखाया है, इसलिए मैं थीटा से ही दिखा रहा हूँ। पर मैं यहाँ थीटा लिख दूंगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि डिफ्लेक्शन भी और ये भी, तो ये दोनों अलग चीज है। तो ये एक एंगल है, एंगल को तो किसी सिंबल से दिखा दो फिजिक्स में, तो मैं फाई से दिखा दे रहा हूँ। तो देखो कितना हो जाएगा। और ये फाई जो एंगल है ये किसके बीच का एंगल है? ये एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, याद रखना। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल को बोलते हैं क्या? जो भी नाम दो, थीटा नाम दो थीटा, फाई नाम दो फाई, अल्फा नाम दो अल्फा। तो ये टॉर्क होता है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑन PQRS कॉइल कितना है? टाउ डी बोलेंगे। टॉर्क के लिए सिंबल टाउ होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है तो टाउ डी बोल दिया हमने। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होती है कॉइल की? कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स को हमने कैपिटल एन से नहीं डिनोट किया है। कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स को हमने स्मॉल एन से डिनोट किया है। स्मॉल एन क्या है? इसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमसीजी भी बोलते हैं शॉर्ट में, एमसीजी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो नंबर ऑफ टर्न्स को हमने किससे डिनोट किया है? नंबर ऑफ टर्न्स को स्मॉल एन से डिनोट किया है, तो ये हो जाएगा स्मॉल एन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स को कैपिटल एन लिखो या स्मॉल एन, आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। करंट कितना है कॉइल में? PQRS कॉइल में करंट आई है। एरिया कितना है PQRS कॉइल का? तो PQRS कॉइल का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ कॉइल, वो कितना है आपका? ए है, तो ये एरिया हो गया। मैग्नेटिक फील्ड बी है। अब आती है बात फाई की। फाई मैंने पहले ही बताया, फाई एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। और ध्यान देना बेटा, जो रेडियल फील्ड होता है, कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे हमेशा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो है, पर किस टाइप का है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है कि कॉइल अगर घूम भी जाएगी तो भी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना रहेगा? 90 रहेगा। यानी कॉइल डिफ्लेक्ट करने के बावजूद भी कॉइल के एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल नहीं चेंज होता, वो हमेशा कितना रहेगा? कॉइल का एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड पे हमेशा क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। या कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कॉइल के एरिया वेक्टर पे परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, नॉर्मल होंगे। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा 90 होता है। तो फाई यहाँ पे क्या आएगा? 90 आएगा, ताकि मैक्सिमम टॉर्क लगे और कांस्टेंट टॉर्क लगे। क्या लगे? मैक्सिमम टॉर्क लगे और कांस्टेंट टॉर्क लगे। जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो वो हमारा मैक्सिमम हो, और क्या हो? वो हमारा कांस्टेंट हो। इसलिए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हमने यूज किया है। कितना हो जाएगा? साइन 90 जो हमारा है, साइन 90 कितना होता है? 1 होता है, हटा देते हैं। तो ये तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या करेगा भाई? ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ये डिफ्लेक्ट कर देगा, ये कॉइल को क्या कर देगा? ये कॉइल को डिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये कॉइल को डिफ्लेक्ट करेगा। जब कॉइल को डिफ्लेक्ट करेगा तो ये स्प्रिंग में एक्शन आ जाएगी, ट्विस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ट्विस्ट आ जाएगा। स्प्रिंग में मान लो पहले स्प्रिंग ऐसे थी, जब कॉइल घूम जाएगी तो स्प्रिंग थोड़ी टाइट हो जाएगी,
ट्विस्ट आ गया कि नहीं आ गया? तो इसमें रीस्टोरिंग टॉर्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रीस्टोरिंग टॉर्क आ जाएगा। तो रीस्टोरिंग टॉर्क जो है वो भी तो टॉर्क ही होता है, टाउ से डिनोट करेंगे, लेकिन टाउ आर क्या है? ये रीस्टोरिंग टॉर्क। आप जब चाबी वाले खिलौने में चाबी भरते थे तो यही तो होता जाता था, स्प्रिंग क्या होती चली जाती थी, टाइट हो जाती थी ना, तो उसके अंदर कौन सा टॉर्क आ जाता था? रीस्टोरिंग टॉर्क आ जाता था। तो हमें पता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या काम करेगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ने तो कॉइल को डिफ्लेक्ट कर दिया। तो अगर मैं पॉइंटर दिखा दूं यहाँ पे, मान लो मैं पॉइंटर तुम्हें दिखा दूं, ठीक है, और ये स्केल है, तो ये आपका 0 और यहाँ पे ये रीडिंग है 1, ये 2, ये 3 ऐसे है, 1 2 3 ऐसे है, ये है। तो डिफ्लेक्शन आ जाएगी, क्योंकि कॉइल पे टॉर्क लगेगा, कॉइल फ्री है क्या करने के लिए? रोटेट करने के लिए, ट्विस्ट करने के लिए, तो वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी। डिफ्लेक्ट हो गई, घूम गई थोड़ी सी कॉइल। अच्छा, क्या होगा अगर मैं स्प्रिंग ना लगाऊं? तो स्प्रिंग नहीं लगाऊंगा तो ये मोटर बन जाएगी। अरे क्या बन जाएगी? ये मोटर। अगर स्प्रिंग नहीं लगेगा तो ये कॉइल पे सिर्फ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा, क्या नहीं लगेगा? रीस्टोरिंग टॉर्क नहीं लगेगा। अगर स्प्रिंग हटा देते हैं तो क्या होगा? स्प्रिंग हटा दोगे तो रीस्टोरिंग टॉर्क लग नहीं सकता, तो कॉइल फ्री है मूव करने के लिए, रोटेट करने के लिए, तो घूमने लगेगी। तो ये तो इलेक्ट्रिक मोटर बन गई। क्या बन गई? इलेक्ट्रिक मोटर। बस उसके नीचे एक स्प्रिंग लगाना जरूरी है। तो कितना डिफ्लेक्शन आ गया? थीटा डिफ्लेक्शन आ गया। कितना डिफ्लेक्शन आ गया? थीटा डिफ्लेक्शन आ गया। तो अगर थीटा डिफ्लेक्शन आ जाएगा तो अब आप देखो रीस्टोरिंग टॉर्क कितना हो जाएगा? रीस्टोरिंग टॉर्क, तो रीस्टोरिंग टॉर्क ऑन कॉइल, कॉइल पे रीस्टोरिंग टॉर्क कितना हो जाएगा? कॉइल का नाम पता ही है, PQRS1 है। रीस्टोरिंग टॉर्क ऑन कॉइल PQRS1। इस कॉइल पे रीस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा? तो इज रीस्टोरिंग टॉर्क इज टाउ आर। कितना होगा रीस्टोरिंग टॉर्क? मैं टाउ आर बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? टाउ आर। तो ध्यान देना, रीस्टोरिंग टॉर्क जो होता है वो डिफ्लेक्शन के एंगल पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, जितना ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा उतना ज्यादा रीस्टोरिंग टॉर्क होगा। भाई जितना ज्यादा घुमा दोगे कॉइल को उतना ज्यादा क्या है? स्प्रिंग में ऐठन आ जाएगी, ट्विस्ट आ जाएगा, उतना ज्यादा रीस्टोरिंग टॉर्क हो जाएगा। तो रीस्टोरिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्लेक्शन के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? डिफ्लेक्शन के। ठीक है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हो गया। और प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वालिटी लगाते हैं तो के लगाते हैं। के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। के आपका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। इसे रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। जो के है ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है और ये होता है रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। यही है। जब वो डिफ्लेक्ट हो गई कॉइल तो क्या हो गया बेटा? पॉइंटर पहले तो वहां था, अब पॉइंटर यहां चला गया, अब पॉइंटर यहां चला गया। कितना एंगल से घूम गया भाई? थीटा एंगल से घूम गया पॉइंटर। क्योंकि देखो कॉइल ऐसे थी, ऐसे समझ लो, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, इस पे क्या रखा हुआ? ये पॉइंटर है। जब कॉइल में करंट होगा तो कॉइल पे टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क की वजह से कॉइल घूम जाएगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो पॉइंटर भी डिफ्लेक्ट कर जाएगा। करंट जितना ज्यादा होगा टॉर्क उतना ज्यादा होगा, तो डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होगा। तो डिफ्लेक्शन आप मेजर कर सकते हो। लेकिन जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी, कॉइल ऐसे थी, करंट हमने डाला 2 एम्पियर, डिफ्लेक्ट कर गई 30 डिग्री से, डिफ्लेक्ट कर गई, कॉइल घूम गई, तो 30 डिग्री पे तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा ना। 30 डिग्री ऐसा थोड़ी नहीं है कि कॉइल घूमने लगेगी, मोटर बन जाएगी, नहीं, 30 डिग्री पे क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी। तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे क्या हो जाएगा? तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे जो रीस्टोरिंग टॉर्क है उसने बैलेंस किया है ना किसको? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को। तो नेट टॉर्क 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेट जो टॉर्क लग रहा है कॉइल पे वो कितना होगा? 0 होगा। नेट टॉर्क 0 कब होगा? नेट टॉर्क 0 जब होगा जब डिफ्लेक्टिंग और रीस्टोरिंग टॉर्क एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, डायरेक्शन में अपोजिट हो। तो
जो रीस्टोरिंग टॉर्क होता है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को बैलेंस कर देता है। तो रीस्टोरिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को बैलेंस कर देता है। कैसे? रीस्टोरिंग टॉर्क का मैग्नीट्यूड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर होता है और डायरेक्शन अपोजिट होती है, इसलिए नेट टॉर्क कॉइल पे 0 हो जाता है। तो रीस्टोरिंग टॉर्क बैलेंस कर देगा किसको? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को, या कह दो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ने बैलेंस कर दिया रीस्टोरिंग टॉर्क को। लेकिन पहले कौन पैदा हुआ? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पैदा हुआ, उसके बाद रीस्टोरिंग टॉर्क पैदा हुआ। नहीं समझे? पहले करंट गया और उससे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पैदा हुआ, उसके बाद किसका जन्म हुआ है? रीस्टोरिंग टॉर्क का जन्म हुआ। तो रीस्टोरिंग टॉर्क ने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को क्या किया है? प्रोड्यूस किया है। ओ, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ने रीस्टोरिंग टॉर्क को क्या किया है? सॉरी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ने रीस्टोरिंग टॉर्क को क्या किया है? प्रोड्यूस किया है। आ जाते हैं अभी इधर, वैल्यू डाल देते हैं बेटा। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रीस्टोरिंग टॉर्क ने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को बैलेंस किया है। तो रीस्टोरिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है। तो आप कह सकते हो कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मैग्नीट्यूड और रीस्टोरिंग टॉर्क का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के क्या है? इक्वल है, और डायरेक्शन तो अपोजिट है। तो वैल्यू डाल दो, वैल्यू डाल दो। तो रीस्टोरिंग टॉर्क ने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बैलेंस किया है, तो रीस्टोरिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट, तो नेट टॉर्क कॉइल पे 0 हो गया। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मैग्नीट्यूड इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क का मैग्नीट्यूड। वैल्यू डालते जाओ। रीस्टोरिंग टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? रीस्टोरिंग टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना है? के इंटू थीटा, के इंटू थीटा। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मैग्नीट्यूड है एन आई ए बी। ये आ गया। यही तो मेन था कि भाई कॉइल जो होती है जब डिफ्लेक्शन कर जाती है तब वो एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे आ जाती है, जहां उस पे नेट टॉर्क 0 हो जाता है। और नेट टॉर्क इसलिए 0 हो जाता है कि स्प्रिंग का रीस्टोरिंग टॉर्क जो है कॉइल के डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को बैलेंस कर देता है। तो करंट कितना आ जाएगा? करंट आई कितना आ जाएगा? आई आ जाएगा के अपॉन में एन ए बी थीटा, के अपॉन में एन ए बी थीटा। भाई यही चला गया, ये अपॉन में चला गया, एन ए बी इसके अपॉन में चला गया। तो के अपॉन में एन ए बी इंटू थीटा, ये आ गया। और के अपॉन में एन ए बी थीटा, देखो ये सारी चीज कांस्टेंट होती है, ये नहीं बदल सकते आप। स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, जिसे रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट कह रहे हैं, वो तो कांस्टेंट है। अरे स्प्रिंग तो जो लगा दी उसका स्प्रिंग कांस्टेंट तो कांस्टेंट है। नंबर ऑफ टर्न कॉइल की कांस्टेंट है, वो तो नहीं बदलेगी। अगर 10 टर्न है तो वो तो 10 ही रहेगी जब तक जिंदगी में उसको यूज करते रहो। 20 वाला बनाओगे तो 20 रहेगी, यानी जो भी नंबर ऑफ टर्न्स रहेगी, पर वो रहेगी तो गैल्वेनोमीटर के लिए कांस्टेंट, तो नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट होगी। एरिया जो कॉइल का वो भी कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परमानेंट मैग्नेट की वजह से वो भी कांस्टेंट है। तो परमानेंट मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, एरिया कॉइल का कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, और क्या? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये सारा एक कांस्टेंट हो जाता है और इसको बोलते हैं जी। जी होता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्या होता है? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो यानी देखो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डिफ्लेक्शन के। तो करंट डायरेक्टली यानी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, करंट ज्यादा, डिफ्लेक्शन कम, करंट कम, डिफ्लेक्शन 0, करंट 0। तो ये फॉर्मूला आ गया, आई इक्वल टू जी थीटा। जी गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, थीटा डिफ्लेक्शन, आई क्या हो गया? करंट। तो अगर हम डिफ्लेक्शन निकाल ले तो हम करंट मेजर कर सकते हैं, अगर हमें गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट क्या है पता है। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट क्या है पता है। तो ये तो मैंने पूरा किया। इसमें बस एक ही चीज याद रखनी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको याद रखना है कि जब डिफ्लेक्शन हो जाएगा कॉइल का और उसमें स्प्रिंग लगी हुई है, तो जिस एंगल पे वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी वहां पे जाने के बाद तो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे आ जाएगी। तब कॉइल पे नेट टॉर्क 0 हो जाएगा। और वो नेट टॉर्क 0 इसलिए हुआ कि स्प्रिंग में जो रीस्टोरिंग टॉर्क पैदा हुआ उसने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को क्या किया? बैलेंस किया। दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है। ठीक है, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे। बस इसी से फॉर्मूला निकल गया। रीस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू डाल दी। अरे अगर किसी बच्चे को नहीं फिजिक्स आती, वो इतना याद रख ले यार कि रीस्टोरिंग टॉर्क जो है ना, जो रीस्टोरिंग टॉर्क है टाउ आर, उसने बैलेंस किया है किसको? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को। और रीस्टोरिंग टॉर्क कितना था? के थीटा, के स्प्रिंग कांस्टेंट, थीटा डिफ्लेक्शन।
और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना था, NIAB sin फाई। फाई कितना आएगा, 90 आएगा, क्योंकि एंगल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड रेडियल है, ये ध्यान देना, तो sin 91 बस हो गया। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, K अपॉन में NAB और थीटा। तो ये K अपॉन में NAB ये आपका गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट हो गया। तो I इक्वल टू जी थीटा, जी गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, यानी I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, थीटा के। डायरेक्ट भी मैंने आपको समझाया, डायरेक्ट भी समझ सकते थे, हमने देखा था। जो करंट है हमने देखा था, जो करंट, मैंने आपको एक चीज बताया था, करंट ज्यादा होगा तो टॉर्क ज्यादा लगेगा, टॉर्क ज्यादा लगेगा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या है, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क एंड टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। भाई अगर थीटा ज्यादा है, डिफ्लेक्शन ज्यादा है, तो टॉर्क ज्यादा है तो करंट ज्यादा है, थीटा कम है तो टॉर्क कम है तो करंट कम है। तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टॉर्क, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा, तो सीधी सी बात है, तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा है। इक्वालिटी लगाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट मैंने बोला था के या जी ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या ले लिया हमने, जी ले लिया, ठीक है। जी गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है। उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, जी जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमने देखी, उसकी वैल्यू आई कितनी, के अपॉन में NAB, ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट होता है। तो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर था। आया बेटा सबको समझ, अरे आया नालायक को? यस सर। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत है? अरे सर एक किसी बार को कोई प्रिंसिपल दिक्कत? रिपीट कर दो। क्या कह रहा है बेटा? सर एक बार प्रिंसिपल बता दो दोबारा एक बार। अरे मैं इसको YouTube पे डालूंगा ना, दोबारा देख लियो, क्यों मेहनत कराएगा। नहीं सर, वैसे थॉरोली कह रहा हूँ। अरे वो तो मैं अगली क्लास में फिर से बताऊंगा, क्योंकि अभी गैल्वेनोमीटर बताएंगे तभी तो एमीटर और फिर वोल्ट मीटर चलेगा, तो एक बार फिर से रिपीट होगा। वैसे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और साइक्लोट्रॉन, इसमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनको तो 2 बार पढ़ाना ही पड़ता है। नहीं समझा? जो हर चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसको तो 2 बार पढ़ाना ही पड़ता है, तो एक बार तो इसको फिर से मैं पढ़ाऊंगा, जल्दी से रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। और बाकी मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे, तू देख लियो, बाकी फिर अगली क्लास में मैं फिर से ही कराऊंगा इसको, फिर आ ही जाएगा तेरे को बढ़िया से, ठीक है। किसी और को कोई दिक्कत बेटा? नो सर। चलो फिर क्लास एंड करते हैं बेटा, ठीक है। सर कल घर पे आना सर। अभी कोई घर पे नहीं आना, चुपचाप बैठो, अभी ऐसे ही पढ़ लो यार, समझे? अभी सर, वैसे ही आपने दिक्कत आ रही है। अरे अगर सील, मैं बात की थी 1-2 जनों से, पड़ोसियों से, और 1-2 फ्रेंड्स हैं, और जो भी पुलिस में है और जो सबसे, अगर देख मेरे पास छोटा इंस्टीट्यूट तो है नहीं कि 3-4 बच्चे हैं तो छुप जाएगी चीजें, बड़ा इंस्टीट्यूट है, और सील हो जाएगा तो दिक्कत हो जानी है। नहीं समझा? फिर पूरे साल नहीं पढ़ पाओगे नालायकों। अभी तो कम से कम 1 ही महीने की और दिक्कत है, ठीक है। और ये भी एक पढ़ाई का तरीका ही है, बल्कि ये देख, इसकी एडवांटेज, ये अच्छी बात होती है कि ये ऑनलाइन पढ़ाई चली है, ठीक है, थोड़ा सा कम समझ आएगा क्योंकि वीडियो ऑडियो की थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये भी तो देखो भाई, ये चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, तो इनको तो फिर आप जीवन लाइफ में जितनी बार देखना चाहो उतनी बार देख सकते हो। अगर आप फिजिकल क्लास लेने आते और आप दोबारा मेरे से पूछते कभी किसी और दिन कि सर उस दिन वाला मेरे को थोड़ा दिक्कत था, एक बार दोबारा वो क्लास पढ़ा देते, तो बहुत फ्री समय होगा तभी हो सकता है, पॉसिबल नहीं तो नहीं है। तो अभी तो कितनी बार भी आप उसको बार बार पढ़ सकते हो, तो एडवांटेज भी है हर चीज की, डिसएडवांटेज भी है बेटा। 1 महीने की और बात है, वैसे भी सिलेबस तुम्हारा कम हो जाएगा, ठीक है। क्लास एंड करते हैं।